हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास की ये पहली क्लास रहेगी और इसी तरह प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास आपको कवर कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और साथ ही सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास की पहली क्लास। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इतिहास क्या होता है। इतिहास कहते हैं उस चीज़ को जिसमें हम अतीत का अध्ययन करते हैं। ये हमारा इतिहास है। इतिहास का मतलब ही होता है कि अतीत का अध्ययन करना। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? तो दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा और अंतिम है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में इस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं और ज़्यादा साक्ष्य भी इसमें नहीं है। बहुत ही कम साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं। अगला हमको जो पढ़ना होगा वो आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता हमको पढ़ना है, या इसे ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि छत्तीसगढ़ में इसका साक्ष्य नहीं मिलता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को हमें नहीं पढ़ना है छत्तीसगढ़ के आधार पर। अगला और अंतिम जो रहेगा वो रहेगा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 2 भागों में बटा रहेगा। एक तो वैदिक काल रहेगा, जिसके अंतर्गत हमको ऋग्वेदिक काल पढ़ना है और उत्तर वैदिक काल पढ़ना है। उसके बाद सबसे मेन फोकस जिसमें रहेगा वो रहेगा हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ में कुछ साक्ष्य मिले हुए हैं, तो इसे हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक तो सिंघनपुर आपको याद रखना है, दूसरा महानदी घाटी आपको याद रखना है। ओके, सिंघनपुर रायगढ़ में है और महानदी घाटी भी रायगढ़ में है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। दोनों के दोनों रायगढ़ में ही हैं। ओके, तो रिपीट कर लीजिए। पूरा पाषाण काल में सिंघनपुर और महानदी घाटी रायगढ़। अगला है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आप देखिए सिर्फ एक नाम आपको याद रखना है, कबरा पहाड़ रायगढ़। और दोस्तों ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले हैं वो कबरा पहाड़ रायगढ़ से मिले ही हैं। ओके, अगला हमारा भाग है उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में आप याद रखिएगा, ऊपर के दोनों नाम याद रखिएगा, सिंघनपुर और महानदी घाटी, जो कि रायगढ़ में है। ओके, ये सिंघनपुर, माफ़ कीजिएगा, ये आपका सिंघनपुर, ये आपका महानदी घाटी जो कि रायगढ़ में है, और एक नया नाम धनपुर बिलासपुर, इसे याद रखिएगा। उत्तर पाषाण काल में सिंघनपुर, महानदी घाटी रायगढ़ और धनपुर में बिलासपुर, यानी कि बिलासपुर शहर के अंतर्गत धनपुर नाम की जगह में उत्तर पाषाण काल का साक्ष्य मिला है। अगला हमारा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के अंतर्गत आपको याद रखना है टेरम, अर्जुनी, चितवा डोंगरी और बोनटीला, जो कि राजनांदगांव में है। तीनों नाम को याद रखिएगा। टेरम रायगढ़ में है, अर्जुनी दुर्ग में है और चितवा डोंगरी और बोनटीला राजनांदगांव में है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला आप देख पा रहे हैं पाषाणकालीन स्थलों से प्राप्त प्रमुख अवशेष हमको पढ़ना है। इस भाग को अब हम पढ़ना है, तो देख लेते हैं। स्थान है हमारा, पहला स्थान है सिंघनपुर रायगढ़। यहाँ से हमको क्या क्या मिला है? सीढ़ीनुमा मानव आकृति मिली है, शिकारकर्ता मानव मिला है और पत्थर के कुदाल मिले हैं। ठीक है दोस्तों, अगला कबरा पहाड़ है। कबरा पहाड़ में हमको याद रखना है पंक्तिबद्ध मानव आकृति मिली है, लाल रंग की चित्रकारी मिली है और अर्धचंद्राकार औजार मिले हैं। जो औजार बनाए जाते थे आधे चांद के आकार के, ये हमको वहाँ पर मिले हैं। और लास्ट जो हमको याद रखना है चितवा डोंगरी, जो कि राजनांदगांव में पड़ता है, यहाँ पर हमको छिद्रित घन औजार मिले हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महापाषाण काल, यह आपका महापाषाण काल, जिसे ताम्र एवं पाषाण युग बोलते हैं, क्योंकि इस समय तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग किया जाने लगा था हथियार बनाने में।
ओके, यहाँ से हमको याद रखना है पाषाण घेरे, जो कि मिले हैं हमको बालोद में, बालोद के करही-भदर, चिरचारी, सोरर में, और एक और ज़िला कोंडागांव जिसके गढ़ धनौरा में हमको पाषाण घेरे मिले हैं। अब 500 पाषाण घेरे हमको मिले हैं जिसकी खोज काम्बले व मिश्र द्वारा की गई है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है, काम्बले एवं मिश्र के द्वारा 500 महापाषाणिक घेरे की खोज की गई है। अब कुछ फैक्ट याद रख लीजिएगा। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा है रायगढ़ में। सबसे प्राचीन गुफा सिंघनपुर की गुफा। सर्वाधिक जानकारी जो साक्ष्यों की मिली है, कबरा पहाड़ आपको याद रखना है, रायगढ़ में है। सबसे लंबी गुफा जो है ये बोतलदा की गुफा कहलाती है। सबसे लंबी गुफा, ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी गुफा बोतलदा की गुफा, ये भी रायगढ़ में है। सबसे गहरी गुफा कुटुमसर की गुफा, ये बस्तर में है। शैल चित्रों का गढ़ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रायगढ़ को ही शैल चित्रों का गढ़ कहा जाएगा। और रायगढ़ में जो अन्य स्थल हैं जिन्हें आप एक बार नज़र से देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते हैं। करमागढ़, ये करमागढ़, ये बसनाझर, ये ओंगना, ये सोनबरसा, ये लेखाभाड़ा, ये छापामाड़ा, बेनीपाट और बोतलदा। आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव में एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो कोंडागांव है ये नारंगी नदी के तट पर स्थित है। इसे यहीं पर याद रख लीजिएगा कि कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। और कोंडागांव के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं ये गढ़ धनौरा है, गढ़ चंदेला है और राजपुर है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख शैलाश्रयों के खोजकर्ता जिन्होंने प्रमुख शैलाश्रयों की खोज की है। ओके, तो पहली जो खोज है सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़, इसकी खोज की है एंडरसन ने। एंडरसन 1910 में इन्होंने खोज की है और ये प्रथम खोज करता है। याद रखिएगा, सिंघनपुर एवं कबरा पहाड़ की खोज की है एंडरसन ने 1910 में। इसे एक साथ याद रखिएगा, सिंघनपुर व कबरा पहाड़, एंडरसन 1910। ओके, आगे बढ़ते हैं। चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी की खोज की है BS बघेल व डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने। BS बघेल और डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी की खोज की है। आगे बढ़ते हैं। 500 महापाषाण घेरे, 500 महापाषाण घेरे हम अभी जस्ट पढ़कर इसे निकले हैं। इसकी खोज की है काम्बले व मिश्र ने। शॉर्ट में याद रखिएगा, काम्बले व मिश्र ने 500 महापाषाण घेरे की खोज की है। और अगला है सीता बेंगरा की गुफा। ये एक रामायणकालीन स्थल है, रामायण से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे याद रखिएगा। इसकी खोज की थी कर्नल आउसले ने। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे दोस्तों। ओके, आद्य ऐतिहासिक काल हम देखेंगे जिसका समय है 2300 से 1750 ईसा पूर्व का। ध्यान में रखिएगा, 2300 से 1750 ईसा पूर्व। छत्तीसगढ़ में इसके कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, छत्तीसगढ़ में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अगला हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है ये 1500 से 600 ईसा पूर्व का है। ईसा के जन्म से 1500 से 600 ईसा पूर्व इसे कहते हैं। इसमें एक वैदिक काल है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब वैदिक काल को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का टाइम है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ओके दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, तो इसमें ऋग्वेद की रचना हुई है और इस समय जो सभ्यता का निर्माण हुआ ये आर्यों के द्वारा हुआ है। और छत्तीसगढ़ का वर्णन ऋग्वैदिक काल में आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखेंगे
जिसका विस्तार मध्य भारत में इस समय होने लगा था। आर्यों का विस्तार इसमें मध्य भारत में होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो नर्मदा नदी अभी हम जानते हैं, उत्तर वैदिक काल में उसका नाम रेवा नदी था। यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, रेवा नदी प्राचीन नाम था। और ये प्राचीन नाम किस में है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है एक, उसमें नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से पुकारा गया है। ओके। और विंध्याचल पर्वत किस में मिला हुआ है? कौशितकी ब्राह्मण में। कौशितकी ब्राह्मण में विंध्याचल पर्वत का नाम आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, रामायण काल अब हम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम रामायण काल में दक्षिण कौशल था। दक्षिण कौशल इसको बोलते थे। और इसकी राजधानी थी दोस्तों कुश स्थली। ओके। और इसी समय बस्तर का प्राचीन नाम क्या था? तो बस्तर का प्राचीन नाम दंडकारण्य था। और दक्षिण कौशल की भाषा, तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि दक्षिण कौशल इसको बोलते हैं, तो इसकी भाषा कोसली थी। ओके। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CGPSC व्यापम कई जगह पर, ध्यान रखिएगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए कि जो दक्षिण कौशल के राजा थे भानुमंत, इनकी पुत्री का नाम था कौशल्या। ओके। और इन्हीं का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ था। ठीक, दशरथ जी से इनका विवाह हुआ। अब दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल बाद में विभाजित कर दिया गया था जब भगवान राम और माता सीता के पुत्र हुए थे तब। इसमें आप देखेंगे कि ये जो दक्षिण कौशल है ये कुश को दिया गया था और उसकी राजधानी कुश स्थली थी। तो ये याद रखना सरल है कि दक्षिण कौशल कुश को मिला जिसकी राजधानी कुश स्थली थी। अगला है उत्तर कौशल जो कि लव को मिला था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इन दोनों को आप याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रामायणकालीन कुछ प्रमुख स्थान हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। जैसे सरगुजा का पुराना नाम जो है ये रामगढ़ था। ओके। सरगुजा में एक जगह है रामगढ़, इसको आप याद रखिएगा। ये सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोह और किष्किंधा पर्वत के लिए प्रसिद्ध है। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खोह और किष्किंधा पर्वत कहाँ है? रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है? सरगुजा में। अगला जो है वो है रायगढ़। रायगढ़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर राम झरना है। ओके, रायगढ़ में राम झरना है। अगला है खरौद। खरौद में खरदूषण का वध हुआ था, ऐसी मान्यता है। ओके। और ये जो खरौद जिला है ये कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा जिले के अंदर है खरौद। ओके। शिवरी नारायण जो जगह है दोस्तों ये भी जांजगीर चांपा जिले के अंदर है और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कहा जाता है कि शबरी के जूठे बेर भगवान श्री राम ने यहीं पर खाए थे। इसे याद रखिएगा, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में, शबरी के जूठे बेर। अगला है पंचवटी जो कि कांकेर में है। सीताहरण का उल्लेख यहाँ से मिलता है। वाल्मीकि आश्रम महासमुंद में है जो कि लव कुश की जन्मस्थली है। लव कुश की जन्मस्थली की जो जगह है उसे तुरतुरिया कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, तुरतुरिया नामक जगह में। इसके बाद अगला है दंडकारण्य जिसे बस्तर कहते हैं। वनवास के कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किए थे भगवान राम ने, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगली जगह है धमतरी। धमतरी में सिहावा पर्वत है और ऋषि श्रृंगी का आश्रम है, इसे ध्यान रखिएगा। धमतरी में सिहावा पर्वत और ऋषि श्रृंगी का आश्रम। आगे बढ़ते हैं और महाभारत काल यहाँ पर हम पढ़कर आज की क्लास को समाप्त करेंगे। महाभारत काल, इस समय छत्तीसगढ़ का नाम था प्राक कौशल। ध्यान रखिएगा, रामायण काल में दक्षिण कौशल नाम था और महाभारत काल में प्राक कौशल इसका नाम है। ओके। इसी समय बस्तर का नाम क्या था? तो बस्तर का नाम था कांतार। ओके। और रामायण काल में बस्तर का नाम क्या था? दंडकारण्य। इसके भी कुछ प्रमुख जगहों को हम याद रखेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक बार इसे हम बस देख लेते हैं। जैसे जिला है महासमुंद। महासमुंद जिले में सिरपुर स्थान है। ओके, महासमुंद का सिरपुर,
इसका प्राचीन नाम क्या था? चित्रांगतपुर। भब्रुवहन की ये राजधानी थी। ओके, अगला है बिलासपुर। बिलासपुर में स्थान है एक रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम था मणिपुर, जो कि ताम्रध्वज की राजधानी थी। ओके, पुनः से महासमुंद जिला है, जिसका एक स्थान है खल्लारी, जिसका प्राचीन नाम खल्लवाटिका था, जहाँ पर लाक्षागृह, भीमखो और भीम के पैर के निशान यहाँ पर देखने को मिलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला जिला है जांजगीर चांपा। यहाँ का एक स्थान है गुंजी, जिसका प्राचीन नाम दमऊ दरहा था। यहाँ पर ऋषभ देव की जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए हैं, प्रथम तीर्थकर। उसके बाद है अंतिम स्थान रायपुर। रायपुर का एक स्थान है आरंग। आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर, जो कि मोरध्वज की राजधानी थी। ओके दोस्तों, तो आज की ये क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी, और आपसे विनती है कि क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। संपूर्ण इतिहास यहाँ पर कवर कराया जाएगा छत्तीसगढ़ का, और आगे चलकर भारत का इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र सभी विषय कवर किए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।